हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज का हमारा वीडियो जो है ये है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की हमारी दूसरी पुस्तिका है, यानी हिंदी की पूरक पुस्तक जो है संचयन भाग 1, उसका अध्याय है 4। क्या है अध्याय? मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। ये चैप्टर आज जो हम कराने जा रहे हैं ये है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, अर्थात हम फटाफट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। हम इसको डिटेल में पहले ही समझ चुके हैं, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर चुके हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आपके टेस्ट या एग्जाम के दौरान रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत जो है हेल्पफुल रहेगा। अब ये जो आज का चैप्टर है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, ये पार्ट लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। अब क्या था, धर्मवीर भारती जी के पास अपना खुद का एक पर्सनल छोटा सी लाइब्रेरी थी। अब उनको पढ़ने का इंटरेस्ट कैसे जागा, कैसे उन्होंने इस छोटे से पुस्तकालय में एक एक पुस्तक जोड़कर अपना एक पूरी नई एक लाइब्रेरी बनाई, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और वो किस कंडीशन में इस बारे में सोच रहे हैं, अर्थात एक बार उनको बहुत ही ज़्यादा उनका जो है हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, उनको अटैक पड़ा, बाईपास के लिए बोला गया बहुत। तो उस बीच उनको जो है जब घर शिफ्ट किया गया तो उन्होंने किसी रूम में जाने के बजाय अपनी लाइब्रेरी में रहना ज़्यादा पसंद किया, और उस दौरान अपनी इस पूरे निजी पुस्तकालय के बारे में वो हमें बता रहे हैं। तो शुरू करें इस चैप्टर को पढ़ना। तो क्या है, लेखक के जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष। हमने बताया ना कि वो किस कंडीशन में थे, तब उन्होंने हमको ये बताया कि उनको किस तरीके से हार्ट अटैक पड़ा था और उनको कितना जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करना पड़ा था। लेखक को जुलाई 1989 में तीन हार्ट अटैक पड़े। कितने पड़े? तीन हार्ट अटैक पड़े थे। कई डॉक्टरों ने कह दिया कि वे अब नहीं बचेंगे, परंतु डॉक्टर बोर्जेस ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लेखक को 900 वोल्ट्स के शॉक दिए। यदि कहीं भी एक प्राण शेष होंगे तो हार्ट रिवाइव यानी कि पुनर्जीवित करने की आशा बंधी हुई थी। इतना हाई वोल्टेज जो झटका दिया गया कि कहीं एक प्राण हो तो वो वापस से रिवाइव हो जाए, इसलिए उन्होंने इतना ज़्यादा हाई वोल्ट का झटका दिया। 900 वोल्ट्स के शॉक देने के पश्चात प्राण तो लौट आए, पर इस प्रयोग में 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया, यानी कि 60% हार्ट जो है वो टोटली डेड हो गया। शेष 40% में भी रुकावट थी, और जो बचा हुआ 40% था उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ अवरोध था। अतः ओपन हार्ट ऑपरेशन की आवश्यकता बताई गई, लेकिन अभी उन्हें कुछ दिन आराम करने को कहा गया। लेखक को अर्ध मृत्यु वाली स्थिति में घर लाया गया। अब उनको बोला कि अभी तुरंत हार्ट अटैक पड़ा था, तुरंत ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कर सकते थे। उन्होंने बोला कि पहले आप कुछ दिन आराम कीजिए, फिर उसके बाद हम जो है आपकी सर्जरी करेंगे। तो अब उस कंडीशन में, अर्ध मृत्यु कंडीशन यानी कि समझ लीजिए अनकॉन्शियस व्यक्ति है, वो ज़्यादा चल फिर नहीं कर सकता क्योंकि हार्ट ही उसका 40% है और वो भी ठीक से वर्क नहीं कर रहा, तो मतलब वो अभी कुछ भी करने की सिचुएशन में नहीं थे सिवाय रेस्ट के। तो वो घर लाए गए। लेखक के कमरे की व्यवस्था। अब क्या है, अब उनका कमरा कैसे व्यवस्थित किया गया जहां पे उनको रखना था। लेखक की जिद थी कि उसे किताबों वाले कमरे में रखा जाए। किताबों वाला कमरा मतलब लाइब्रेरी में रखा जाए। उन्हें वहां लिटा दिया गया। चलना, बोलना, पढ़ना सब कुछ मना था। वह दिन भर कमरे में पड़े पड़े दो ही चीजें देखता। कमरे में बाईं ओर की खिड़की के सामने रह रहकर हवा से झूलते सुपारी के पेड़ के झालरदार पत्ते और कमरे की अलमारियों में भरी किताबें। मतलब अब उन्हें कुछ भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? न चलना है, न बोलना है, न पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, उन्हें सिर्फ लेटे रहना है। तो वो कमरे के बाहर खिड़की से जो है सुपारी का पेड़ था उसकी पत्तियों को देखते रहते थे या अपनी लाइब्रेरी की पुस्तकों को देखते रहते थे। लेखक के पास हजारों किताबें जमा हो गई थी। यह कैसे जमा हुई इसकी भी एक कहानी है। लेखक ये बताने से पहले कि किताबें कैसे जमा हुई, ये बताता है कि उसे पढ़ने का शौक कैसे लगा। अब यहाँ पर बहुत सारी किताबें थी जिस लाइब्रेरी वाले रूम में इनको रखा गया था, लेकिन अभी किताबें कैसे जमा हुई ये हमें वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले उन्हें पढ़ने का इंटरेस्ट कैसे जागा पहले वो हमें ये बताना चाहते हैं। तो क्या बताते हैं? लेखक की प्रारंभिक शिक्षा यानी कि जो पहली जो पढ़ाई होती है वो किस तरीके से हुई। लेखक के पिता आर्य समाज
रानी मंडी के प्रधान थे। उनकी मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब उन्होंने बहुत धन कमाया था, लेकिन लेखक के जन्म के पहले ही गांधी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। तो अब देखिए, पिताजी भी पढ़े, माताजी भी पढ़ी लिखी अच्छी थी और कार्यरत थी। उन्होंने कन्या विद्यालय खोला हुआ था और साथ ही साथ उनके पिताजी ने अच्छा धन भी कमाया था, लेकिन जो है गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। उन दिनों लेखक के परिवार के लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे। मतलब नौकरी छोड़ दी तो भाई कमाई माई कैसे, क्या हो, खाना पीना, तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ेगी। तो फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई। फिर भी घर में नियमित रूप से पत्र पत्रिकाएं आती थी, चाहे खाने पीने को रहे, लेकिन जो है पत्र पत्रिकाएं आती रहती थी, यानी कि मैगजीन और पेपर्स आते रहते थे पढ़ने के लिए। आर्य मित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और दो बाल पत्रिकाएं, बाल सखा और चमचम, ये सारी पत्रिकाएं उनके यहाँ रेगुलर रूप में आती थी। इसीलिए लेखक को बचपन से ही पढ़ने की आदत लग गई थी। जब इतनी सारी किताबें आएंगी तो जाहिर सी बात है पढ़ने की एक जो हैबिट होती है वो उनको लग गई थी। लेखक की प्रिय पुस्तक लेखक पर प्रभाव, लेखक के घर में सत्यार्थ प्रकाश भी था। अब लेखक की जो प्रिय पुस्तक थी और जिसने लेखक पर बहुत ज्यादा प्रभाव भी डाला वो थी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के अध्याय पूर्ण रूप से लेखक की समझ में नहीं आते थे, परंतु उन्हें पढ़ने में मजा आता था। अब उसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी रहती थी बहुत ही शुद्ध हिंदी होती थी, तो वो उन्हें समझ में नहीं आती थी, लेकिन उनको पढ़ने में उनको बड़ा मजा आता था। लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद जी की जीवनी थी। इसमें स्वामी दयानंद के जीवन की अनेक घटनाओं का वर्णन था। स्वामी दयानंद अदम्य साहस वाले अद्भुत व्यक्ति थे। उनके जीवन की घटनाएं मुझे यानी लेखक को काफी प्रभावित करती थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो भी जीवन शैली रही, आप सिर्फ लेखक को नहीं, अगर आप भी पढ़ोगे तो आपको भी बहुत कुछ उससे सीखने को मिलेगा और हमें ये प्रभाव भी उनका काफी अच्छा हम पर पड़ेगा। उनकी चीजों को जानने के लिए उनका साहस, उनकी सोच, उनके कार्य बहुत ही अच्छे रहे। जैसे चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि ये प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, तीर्थों, जंगलों, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना, भगवान की तलाश करना आदि ऐसे मूल्य जो समाज विरोधी हैं या मनुष्य विरोधी हैं, उनका खंडन करना लेखक को काफी प्रभावित करता था। तो मतलब अब जैसे आप जानते हैं दयानंद सरस्वती जी ने जो है वो अंधविश्वासों का खंडन किया। अब इन खंडनों को जब दयानंद सरस्वती जी की जीवनी के माध्यम से लेखक ने पढ़ा तो उनको भी अच्छा लगा कि भाई हम ये सारी चीजें जो मानते हैं ये बिना किसी तर्क के सहित है, न तर्क है न तथ्य है, बस हम मानते चले जा रहे हैं। अब इन मान्यताओं का खंडन करना जब दयानंद सरस्वती जी से उन्होंने देखा, सीखा, तो उन्होंने आगे ये सारी चीजें अपने अंदर भी लाने की काफी हद तक प्रयास किया। अंत में हारे हुए को क्षमा करना और उसे सहारा देना लेखक के बाल मन को बहुत प्रभावित करता था। मतलब हमसे कोई लड़ रहा है, हमसे हार गया है, तो उसको क्षमा कर देना और उसे स्वीकार कर लेना सप्रेम के साथ, ये सारी चीजें उन्हें बहुत प्रभावित करती थी। लेखक की माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। लेखक को शुरू में घर में ही पढ़ाया गया तथा वह बुरे संस्कार ग्रहण ना कर ले, इसलिए कक्षा 2 तक की पढ़ाई लेखक के घर पर ही की गई थी। अब क्या था, चूंकि माँ भी अच्छी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने एक विद्यालय खोला था। अब उन्होंने स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी कि वे स्कूल जाओ, पढ़ो, लेकिन साथ ये भी रहता था बाहर जाकर कहीं बच्चे में बुरे संस्कार न लग जाएं। तो जो प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 2 तक की जितनी भी शिक्षा रही वो उनको घर में ही ग्रहण कराई गई, ना कि स्कूल भेजा गया। वो सारी शिक्षा उन्होंने कक्षा 2 तक की घर में ही प्राप्त करी। लेखक को स्कूल में 3री कक्षा में भर्ती कराया गया, 3rd क्लास में। उस दिन शाम को पिताजी उसे घुमाने ले गए और लोकनाथ की दुकान पर ताजा अनार का शरबत भी पिलाया, जिस दिन उनका फर्स्ट डे था स्कूल में। उन्होंने लेखक से पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ने का वादा ले लिया कि भाई तुम अभी तक तो इधर उधर की बहुत पुस्तकें पढ़ते आए हो, लेकिन अब जो तुम्हारा सिलेबस की जो बुक है वो अब तुमको पढ़नी है, इस चीज का तुम प्रॉमिस करो। लेखक अच्छे नंबरों से पास होता चला गया। 5वीं कक्षा में वह फर्स्ट आया तथा अंग्रेजी में सबसे अधिक नंबर लाने पर उसे अंग्रेजी की 2 पुस्तकें इनाम में मिली।
अब चूंकि वादा लिया गया था तो वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, तो पढ़ते गए, फर्स्ट क्लास में पास हुए। 5th में उनके जो हैं वो क्या हुआ, अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आए, तो उनके पिताजी ने उन्हें भेंट स्वरूप अंग्रेजी की 2 पुस्तक दी। एक किताब दो छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों में भटकते हैं। इस किताब के कारण लेखक को पक्षियों की जातियों, बोलियों व उनकी आदतों के विषय में काफ़ी जानकारी मिली। तो एक पुस्तक में जो है ना पक्षियों के बारे में, उनकी आदतों के बारे में सारा था, तो उन्हें इस चीज़ों की जानकारी काफ़ी अच्छी मिली। निजी पुस्तकालय की शुरुआत लेखक के पिताजी ने अलमारी का एक खाना खाली कर कर उसकी दोनों किताबें वहां रखते हुए उसके निजी पुस्तकालय की शुरुआत की। अब क्या था, अब उनके पास पुस्तकें बढ़ने लगी, तो अब चूंकि उनको पढ़ने का भी इंटरेस्ट था, तो उनके पिताजी ने बोला कि भाई हम तुमको एक स्पेस दे देते हैं, वहां पे रखो। तो ये अलमारी का एक खाना उनके पिताजी ने खाली कर दिया कि यहाँ पर तुम अपनी पुस्तकें रखना शुरू कर दो। अब रखते हुए निजी पुस्तकालय की शुरुआत की और कहा आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है। कहा कि ये तुम्हारी लाइब्रेरी है और आज से ये तुम्हारा एरिया है, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। इस प्रकार एक बच्चे की लाइब्रेरी प्रारंभ हुई और धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। एक बच्चे की लाइब्रेरी इस तरीके से शुरू हुई उसके पिता के प्रोत्साहन के साथ में। किताबें एकत्र करने का उत्साह इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा। अब उनको बहुत था, अब क्या था, इलाहाबाद के प्रख्यात यानी जाने माने शिक्षा केंद्रों में एक इलाहाबाद रहा। इलाहाबाद में बहुत अच्छी जाने आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी हद तक कार्यरत रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक यहाँ पर है। कहाँ, इलाहाबाद में। बहुत जानी मानी लाइब्रेरी भी इलाहाबाद में हैं। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरियां तो हैं ही, लगभग हर मोहल्ले में अलग अलग लाइब्रेरी भी हैं। अपनी लाइब्रेरी कभी वैसी होगी यह तो वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। मतलब इलाहाबाद जैसे जगह में जहां पर बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, वहां कभी लेखक ने नहीं सोचा था कि उनके पास भी ऐसी कोई लाइब्रेरी कभी होगी या अपनी लाइब्रेरी वो कभी ऐसी बना पाएंगे। उनके अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन स्कूल की। ये छुट्टी होते ही लेखक वहां पढ़ने चला जाता था। लेखक के पिता दिवंगत हो चुके थे, इसलिए लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता। अब क्या था, पिताजी की मृत्यु हो गई। अब लाइब्रेरी जाते तो भाई उसका किराया कैसे देते, भाई पैसे देने पड़ते ना, तभी तो हम घर ला सकते हैं। हम उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो क्या करते, वहीं जाते किताबें निकलवाते, पढ़ते और पढ़ के वहीं रख के चले आते थे। तभी से लेखक पर किताबें इकट्ठी करने की सनक चढ़ गई, परंतु वह पैसे के अभाव के कारण वह उस समय ऐसा ना कर पाया। हरि भवन में ही लेखक का परिचय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, आनंद मठ से टॉलस्टॉय की अन्ना केरेनिना, विक्टर ह्यू की पेरिस का कुबड़ा और सर्वासरीस की विचित्रवीर आदि उपन्यासों से हुई। तो अब जब वहां पर लाइब्रेरी में जाते थे तो महान महान लेखकों की पुस्तकें पढ़ना शुरू किया। तो भाई पढ़ने का शौक था, निकतरे देखी, पढ़ते थे। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे उपन्यास और पुस्तकों को पढ़ा। अब क्या था, लेखक द्वारा अपने पैसों से खरीदी गई पहली पुस्तक। अभी तक किसी की गिफ्ट करी हुई पुस्तकें ही उनके पास थी। अब उन्होंने क्या करी, पहली बार अपने पैसों से उन्होंने पुस्तक खरीदी। लेखक के पिता की मृत्यु के बाद तो उस पर आर्थिक संकट और भी बढ़ गया था। वह एक ट्रस्ट की सहायतार्थ मिले धन से सेकेंड हैंड पाठ्य पुस्तकें खरीदता था। पिताजी नहीं थे तो पैसे भी नहीं थे इतने सारे, तो अब एक ट्रस्ट था जहां से उसको पैसे मिलते थे और वहां से वो मिले पैसों से वो सेकेंड हैंड पुस्तकें खरीद के पढ़ा करते थे। एक बार इंटरमीडिएट पास करने पर पुरानी पाठ्य पुस्तक बेचकर BA की सेकेंड हैंड पुस्तकें खरीदी तो 2 रुपए बच गए। अब क्या था, जो पहले की पुस्तक थी पहले क्लास की उसको बेच दिया, उसकी जगह आने वाली क्लास की नई पुस्तकें उन्होंने खरीदी। अब खरीदने में क्या हुआ, उनके पास 2 रुपए बच गए थे। लेखक देवदास फिल्म के एक गाने दुख के दिन अब बीतत नाही को अक्सर गुनगुनाता रहता था। माँ ने धीरज बांधाते हुए समझाया, दिल इतना छोटा क्यों करते हो, दुख के दिन बीत जाएंगे। तो ये जो गुनगुनाया करते थे तो माँ समझाती थी ये दिन भी बीत जाएंगे।
उन्होंने लेखक से पिक्चर देख आने को कहा, पर वह पिक्चर देखने के स्थान पर उन 2 रुपयों से देवदास नामक पुस्तक ही खरीद लाया। माँ ने कहा कि भाई 2 रुपए तुम्हारे पास बचे हैं, तो इन 2 रुपए का जो है ना तुम जाके पिक्चर दिखाओ, तो तुम्हें देवदास जो फिल्म कितना गाना गुनगुना रहे हो, तुम्हें जो देखने में भी इंटरेस्ट आएगा। तो उन्होंने क्या किया, पिक्चर देखने के बजाय उन 2 रुपए से देवदास की पुस्तक ही उन्होंने खरीद ली कि भाई पिक्चर देखने में एक बार हम देखेंगे चली जाएगी, पुस्तक तो हमेशा हमारे पास रहेगी, इसलिए वो पुस्तक ही खरीद लाए। उसने 10 आने में किताब खरीदकर शेष बचे पैसे माँ के हाथों रख दिए। यह देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। यह उनकी अपने पैसों से खरीदी गई पहली पुस्तक थी। भाई 2 रुपए बचे थे, 10 आने की आई, बाकी जितने पैसे बचे थे 1 रुपए 90 पैसे वो उन्होंने जो है अपनी माँ के हाथ में रख दिए और माँ भी बहुत प्रसन्न हुई। लेखक को पुनर्जीवन। अब चूंकि धर्मवीर भारती जो थे उस समय जब हमको ये सारी बात बता रहे हैं तो वे एक तरीके से अर्ध मृत्यु की कंडीशन में थे। तो अब क्या था पुनर्जीवन। आज लेखक के पास पुस्तकों के संकलन में विभिन्न विषयों पर अनेक लेखकों की हजारों पुस्तकें थी। आज मतलब जब वो अपनी बीमारी की स्थिति में उस लाइब्रेरी में लेटे हुए थे तब। इनके बीच लेखक स्वयं को भरा भरा सा महसूस करता था। लेखक का ऑपरेशन सफल होने के बाद उसे देखने आए मराठी के वरिष्ठ कवि बिंदा करिंदकर ने सच कहा है, भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। तो मतलब जब वो कवि आए तो उन्होंने बोला कि इतने सारे कवियों का आशीर्वाद तुम पर रहा तभी तुम इतनी मुश्किल परिस्थितियों से बच पाए हो। इन्होंने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है। लेखक ने मन ही मन सबको प्रणाम किया, बिंदा को भी और उन महापुरुषों को भी। जब बिंदा ने ऐसा बोला तो उनको भी प्रणाम किया और जितने भी वहां पे किताबों के रूप में कवि और लेखक विराजमान थे उन सभी को भी प्रणाम। उनका भाई इतना बड़ा ऑपरेशन भी सफल हो चुका था, जो एक ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी वो भी हो गई थी। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट हमने फटाफट कंप्लीट कर लिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उनका कैसा, उनको इंटरेस्ट कैसे जागा पढ़ने में और कैसे उनका पुस्तकालय शुरू हुआ, सभी कुछ। अब इस पार्ट से संबंधित कुछ प्रश्न है हमारे पास, उनको हम पढ़ते हैं। क्या है पहला प्रश्न, डॉक्टर बोर्जेस की किस दिलेरी यानी बहादुरी के कारण लेखक के प्राण बच गए थे। अब क्या था, 1989 में जब उनको हार्ट अटैक पड़ा था तो उनको 3 हार्ट अटैक पड़े, पूरी तरीके से उनको प्राण जा चुके थे। फिर उनको जो है झटका दिया गया था, 900 वोल्ट का बोर्जेस ने झटका दिया, तो तब उनके प्राण वापस आ पाए थे। तो क्या था, वर्ष 1989, ठीक है, 1979 में लेखक के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक के बाद एक 3 जबरदस्त हार्ट अटैक लेखक को झेलने पड़े। कुछ डॉक्टरों ने तो उन्हें मृत घोषित कर दिया, परंतु डॉक्टर बोर्जेस की दिलेरी ने लेखक के प्राण बचा लिए। डॉक्टर बोर्जेस ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 900 वोल्ट के शॉक लेखक को दिए। उनका मानना था कि यदि शरीर मृत है तो दर्द महसूस नहीं होगा और यदि कहीं भी प्राण बचे हैं तो जीवन लौटने की आशा है। इस प्रयोग में लेखक की जान तो बच गई, परंतु 60% जो है हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया। केवल 40% ही बचा रहा। ओपन हार्ट ऑपरेशन करने की आवश्यकता थी। डॉक्टर हिचक रहे थे। केवल 40% बचा हुआ हार्ट यदि ऑपरेशन के बाद रिवाइव नहीं हुआ तो क्या होगा। उन्होंने अन्य विशेषज्ञों से राय ली। कुछ दिनों बाद ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर की दिलेरी के कारण लेखक को नया जीवन मिला। तो डॉक्टर बोर्जेस ने अगर इतनी हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद धर्मवीर भारती उस समय बच नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी एकत्र की गई पुस्तकों में लेखक को कौन सी पुस्तक सर्वप्रिय थी और क्यों। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें एकत्र की, तो सबसे प्रिय उन्हें कौन सी पुस्तक थी और क्यों प्रिय थी। लेखक ने अपने घर में ही एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण कर लिया था। विभिन्न विषयों की पुस्तकें वहां उपलब्ध थी। लेखक की प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की जीवनी, जो रोचक शैली में लिखी हुई थी और अनेक चित्रों से सुसज्जित थी। दयानंद जी की जो जीवनी थी उसकी बात हम करें, क्योंकि उससे उनको बहुत सारी प्रेरणा मिली थी। स्वामी दयानंद तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे। उनके जीवन की बहुत सी घटनाएं लेखक को प्रभावित करती थी। तो उन्होंने जो है ना, जितने अंधविश्वास हैं,
जो आपकी प्रचलित पुरानी मान्यताएं हैं जो बिना आधार के हैं उनका खंडन किया। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लेखक धर्मवीर जी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती थी। इसीलिए दयानंद सरस्वती जी की जीवनी की जो संबंधित पुस्तक थी वो उनकी सबसे प्रिय पुस्तक थी। चूहे को भगवान का भोग, अब उनकी क्या क्या मान्यताएं जिसका उन्होंने खंडन किया था। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर जाना, भगवान की हर जगह तलाश करना, सत्य की खोज करना, सामाजिक रूढ़ियों का खंडन करना, अपने से हारे हुए को क्षमा कर उसे सहारा देना आदि लेखक के बाल मन को बहुत रोमांचित करता था। तो दयानंद की जीवनी में जब उन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ी तो वो एक छोटे से बच्चे ही थे जब ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, और उन्हों को कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। इस पुस्तक ने न केवल लेखक को रोमांचित किया बल्कि वह तार्किक एवं बौद्धिक दृष्टि भी प्रदान की, जिससे अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का साहस पूर्वक विरोध किया जा सके। मूर्ति पूजा एवं अनेक प्रकार के अन्य रूढ़िवादी रीति रिवाजों के प्रति लेखक के मन में उत्पन्न विरोध भावना का मूल उत्सव यानी कि स्रोत यह पुस्तक ही रही होगी। इस पुस्तक ने लेखक के जीवन एवं विचार को बहुत गहराई से प्रभावित किया, इसीलिए लेखक को यह पुस्तक बहुत प्रिय थी। तो ये उनके बाल मन पे कहीं ना कहीं बहुत उन्होंने छाप छोड़ी दयानंद सरस्वती जी के जीवनी में, तो इसलिए ये पुस्तक उन्हें बहुत ही अधिक प्रिय रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को अपनी लाइब्रेरी स्थापित करने की प्रेरणा किस प्रकार मिली, स्पष्ट कीजिए। तो जाहिर सी बात है, इसको अपनी लाइब्रेरी स्थापित करने की प्रेरणा उन्हें उनके पिताजी के द्वारा ही मिली थी। तो क्या लेखक के पिताजी ने कहा, आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है, ये तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। मतलब जब उनके पास पुस्तक थी तो अलमारी का एक खाना उनके पिताजी ने खाली कर दिया, ये तुम्हारा है और आज से यहाँ पर तुम अपनी लाइब्रेरी का निर्माण करोगे। यह सुनकर लेखक ने पुस्तकों को एकत्र करने की भावना आ गई। यहीं से आरंभ हुई बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर था, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डायरेक्टरेट की डिग्री हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से बंबई जाकर संपादन किया। उसी अनुपात में लाइब्रेरी का भी विस्तार होता गया। तो मतलब जैसे जैसे वो बच्चा अपने जीवन के अनुभवों में बढ़ता गया वैसे ही वैसे उसकी लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या भी बढ़ती चली गई। किताबें पढ़ने की लगन तो थी ही, किताबें एकत्र करने की सनक भी पैदा हो गई। मतलब लगन तो थी, अब उस लाइब्रेरी में किताबों को भरना भी उसकी अपनी एक सनक में आ चुका था। बचपन के अनुभव तथा पिता के कथन की प्रेरणा से उसने निजी लाइब्रेरी को स्थापित किया। तो पिता उनको लगन थी, इंटरेस्ट था, और फिर पिताजी ने तो प्रोत्साहन दे दिया तो उन्होंने किताबें एकत्र करना शुरू कर दिया। इस तरह हमारे लेखक धर्मवीर भारती जी की जो एक छोटा सा अपना उनका खुद का निजी पुस्तकालय था वो शुरू हुआ और बहुत ही बृहद रूप में आ चुका था। हमारा पाठ यहाँ पे भी समाप्त हो चुका। तो आपने ये पूरा पाठ समझ लिया, साथ ही कुछ प्रश्नोत्तर समझ लिए। तो जब भी जरूरी नहीं है कि जो हमारी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस दिए हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस आएंगे, आपसे चैप्टर से रिलेटेड कहीं भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो ये 3 क्वेश्चंस हमने आपको दिए सिर्फ यही समझाने के लिए कि अगर चैप्टर से रिलेटेड कहीं पे भी पूछा जाए तो आप उसे किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जैसे हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन कराया है, एनसीईआरटी सोल्यूशन है, वन शॉट है, एमसीक्यूज है, टेस्ट पेपर, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ? उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आओगे तो इस तरीके से आपको सीबीएसई K-12 इंग्लिश दिखेगा। बस आपको इसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने सारी क्लासेस आ गई। आपको अपनी क्लास 9th सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने 9th पे पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स हैं। अब हम इसको पढ़ रहे थे संचयन बुक में। ये रही हमारी हिंदी संचयन, यहाँ वॉच नाउ हम डालेंगे, इसको तुरंत क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पूरी संचयन की प्लेलिस्ट हमारे सामने होगी। अब हमें क्या करना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है उसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही सारे टॉपिक के अलग अलग लेक्चर्स आपके सामने आएंगे। तो जो लेक्चर आपको देखना है उसे क्लिक कीजिए और इस तरीके से वीडियो शुरू हो जाएगा। वीडियो देखिए, अच्छे से अपने टेस्ट की रिवीजन की तैयारी कीजिए, चैप्टर्स को समझिए, क्वेश्चन आंसर समझिए, सभी कुछ आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।